हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग यदि रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है तो सेंडिंग एंड पे कैसे हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं या करंट कितना हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। मतलब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें हम लोग करंट या वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है फाइंड आउट करना। यदि हमको ये पता ही नहीं रहे कि कहाँ पर किस एंड पे कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, तो कैसे सिस्टम चलेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन में क्या होता है, एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन भी होता है, लेकिन वो इजी होता है और वो जनरली हम लोग मेनली एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली लाइफ में एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन के बारे में, जिसके बारे में फर्स्ट हम लोग समझेंगे। एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन होता है उससे एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, पावर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म पावर फैक्टर आ जाता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन में, जबकि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन में पावर फैक्टर नहीं आता है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ डीसी सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस एलोन। ठीक है, और क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉप किसके कारण होता है, केवल रेजिस्टेंस के कारण होता है। हाउएवर इन एसी सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप आर ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जबकि क्या होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये जो ड्रॉप होता है वो किसके किसके कारण होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण होता है। इन ए डीसी सिस्टम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन of current or voltage are done arithmetically, but in case of AC system these operation are done vectorially। ठीक है, vectorially। ठीक है, जो डीसी में हम लोग वोल्टेज का या करंट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन होता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एसी डिस्ट्रीब्यूशन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, वेक्टरली। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आईए करंट है, ठीक है, ये किसके करंट के बराबर है, आईए प्लस आईबी। तो ये डीसी में सिंपल जोड़ दिए, आईए प्लस आईबी जो है उसका वैल्यू डायरेक्ट जोड़ दिए। लेकिन एसी में क्या होता है, ये जो आईए होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है। ठीक है, या कहें फेजर सम, आईए प्लस आईबी का फेजर सम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आईए होता है वो करंट के साथ इसका पावर फैक्टर भी होता है। ये लैगिंग हो सकता है या लीडिंग हो सकता है, ये भी लैगिंग हो सकता है या लीडिंग भी हो सकता है। तो उस चीज को, और लैगिंग लीडिंग क्यों होता है, इसमें क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इस कारण ये क्या होता है, लैगिंग और लीडिंग भी होता है। जो मेरा लोड होता है वो रेजिस्टेंस के साथ एसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडक्टर और कैपेसिटेंस भी होता है। ठीक है, लोड में। तो इस कारण क्या होता है, मेरा करंट जो होता है या वोल्टेज जो होता है वो लैगिंग और लीडिंग करता है। इसीलिए जब हम नेट करंट निकालते हैं, जैसे करंट को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका फेजर सम लेते हैं, ना कि एक मतलब मैग्नीट्यूडल सम ले लिए, इंडिविजुअल सम और डायरेक्ट टोटल करंट बता दिए। नहीं, हम क्या लेंगे, इसमें फेजर सम लेते हैं। ठीक है, आईए और इसको ऐसे दिखाते हैं, आईए प्लस आईबी। ठीक है, आई, और इसको सिंपल ऐसे, ये डीसी का हो गया और ये क्या हो गया, एसी का हो गया। ठीक है, एसी का हो गया। ठीक है, इन एसी सिस्टम पावर फैक्टर हैज टू बीन टेकन इनटू अकाउंट लोड टैप्ड ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर को हम लोग लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द distributor are generally at different power factor, there are two way of referring power factor। ठीक है, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या होता है,
हर एक वोल्टेज पे हर एक करंट का अलग अलग पावर फैक्टर होता है। तो इसको हम लोग एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दो रिफरेंस एज ए रिफरेंस मान के हम लोग माने दो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। वो मेथड में क्या है कि हम किसको रिफरेंस माने, ठीक है। हम किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिफरेंस वैल्यू मानते हैं कि हाँ ये मेरा फिक्स वैल्यू है और यहीं से आगे हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो रिफरेंस कैसे माने, उस बेसिस पे एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दो मतलब कैलकुलेशन दो मेथड से करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा, ठीक है। इट में बी रेफर टू सप्लाई और रिसीविंग इन वोल्टेज विच इज रिगार्डेड एट द रेफरेंस वेक्टर, ठीक है। इट में बी रेफर टू द वोल्टेज एट द लोड पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मान लेते हैं, ठीक है। एक रिसीविंग एंड पर वोल्टेज मान लिए VB एंगल 0 और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सेंडिंग एंड का करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हम लोग रिसीविंग एंड का वोल्टेज कुछ नहीं मानते हैं, लोड का ही जो पावर फैक्टर है उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए मेथड ऑफ सॉल्विंग एसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है। इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पावर फैक्टर ऑफ वेरियस लोड करंट हैव टू कंसीडर सिंस करंट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी द वेक्टर सम ऑफ लोड करंट नॉट द अर्थमेटिक सम, ठीक है। जो वही बताए कि इसमें एसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम लोग अर्थमेटिक सम नहीं लेते हैं, वेक्टर सम लेते हैं या कहें फेजर सम लेते हैं, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ लोड करंट में बी गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द रिसीविंग और सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। मान लीजिए कि पावर फैक्टर एक कंडीशन क्या ले लिए कि पावर फैक्टर कहाँ का ले, रिसीविंग एंड वोल्टेज या सेंडिंग एंड का वोल्टेज ले ले। हम अपने से रिफरेंस में ले लें कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या है, VB एंगल 0 है, या सेंडिंग एंड का वोल्टेज क्या है, VB एंगल 0 है, और उस बेसिस पे हम लोग निकालें, ठीक है। दूसरा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द लोड वोल्टेज इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा में क्या करते हैं कि हम ये मान ले रिफरेंस कि मेरा जो लोड वोल्टेज है, ठीक है, जो लोड का पावर फैक्टर है उसी को रिफरेंस मान के चले, ठीक है। हम लोग इस केस को डिस्कस करेंगे आगे। देखिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए कि पावर फैक्टर रेफर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज। हमने क्या मान लिया कि रिसीविंग एंड वोल्टेज का हम लोग रिसीविंग एंड क्या हुआ, ये मेरा सेंडिंग एंड हुआ, ये यहाँ से पावर जा रहा है, ये मेरा रिसीविंग एंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ का हम लोग पावर फैक्टर मान लिए, ठीक है। पावर फैक्टर रेफर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज, हमने क्या किया कि यहाँ का वोल्टेज मान लिया, ठीक है, विथ पावर फैक्टर। हमने यहाँ का वोल्टेज मान लिया विथ पावर फैक्टर और उसी बेसिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पर समझा देते हैं। कंसिडर एन एसी डिस्ट्रीब्यूटर A and B with concentrated load of I1 or I2 tapped off at point C and B as shown in figure। देखिए ये क्या है, यहाँ से हम लोग पावर सप्लाई कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक C पॉइंट है, एक तो B पॉइंट है, यहाँ से क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, लोड लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, एक यहाँ पे आपका घर है, एक यहाँ पे आपका घर है, तो दो घर है, ये मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे दो घर है जो इस डिस्ट्रीब्यूटर से क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पावर जाएगा, उसी तरह यहाँ पर भी पावर जाएगा, ठीक है। तो अब हम पूरे वोल्टेज और करंट का कैलकुलेशन करेंगे। और क्या माने हैं कि ये जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसका वोल्टेज हम लोग क्या मान लिए, एज ए रेफरेंस मान लिए, ठीक है। टेक द रिसीविंग एंड वोल्टेज VB एज ए रेफरेंस वेक्टर, ठीक है। हमने यहाँ का वोल्टेज क्या मान लिया है, एज ए रेफरेंस मान लिया है।
आप यहाँ का भी रेफरेंस वोल्टेज मान सकते हैं, हमने यहाँ का माना है, ठीक है। लेट लैगिंग पावर फैक्टर एट सी एंड बी cos phi 1, ठीक है। यहाँ पर लैगिंग क्या है, ये जो I1 cos phi 1 है, ये क्या है कि ये जो करंट है इस वोल्टेज के कंपैरिजन में ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना, phi 1 से, ये बोल रहा है, ठीक है। करंट I1 है, ठीक है, और लैग कितना है, phi 1, ठीक है। टेकिंग द VB reference, let lagging power factor at C and B with the phi 1 and phi 2, ठीक है, cos phi 1 and phi 2। यहाँ का पावर फैक्टर कितना है, ये C पास जो लोड लगा हुआ है उसका पावर फैक्टर cos phi 1 और B पास जो लोड लगा हुआ है उसका पावर फैक्टर cos phi 2 है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू VB, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, VB के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, VB के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका क्या माने है, इसको हम लोग रिफरेंस वोल्टेज माने हैं, ठीक है। इसके रिफरेंस वोल्टेज माने हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का पावर फैक्टर phi 1 है, cos phi 1, और यहाँ का cos phi 2 है, ठीक है। लेट R1 X1 एंड R2 X2 बी द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द सेक्शन AC एंड CB, ठीक है। देखिए A और C एक सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस क्या है, R1 JX1, और C और B के बीच का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या है, R2 JX2, ठीक है। ये पूरा इस डिस्ट्रीब्यूटर का हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ द सेक्शन AC, A और C के बीच का इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस क्या मान लेते हैं, जो इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस, यदि कैपेसिटेंस होता तो कैपेसिटेंस भी लेते, लेकिन कैपेसिटेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो क्या लेंगे, इंडक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस R1 प्लस JX1। ये क्या हुआ, A से C के बीच का इम्पीडेंस हुआ, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ सेक्शन CB, उसको ZCB लिखते हैं, वो क्या होगा, C और B के बीच के इम्पीडेंस, वो क्या होगा, R2 प्लस JX2 होगा, ठीक है, R2 प्लस JX2 होगा। लोड करेंट एट पॉइंट C, ठीक है, C पर लोड करंट कितना है, लोड कितना करंट ले रहा है, एक C पॉइंट पे, A से B क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, C पॉइंट पे लोड लगा हुआ है, C पॉइंट पे मतलब लोड मतलब मेरा घर लगा हुआ है, मेरे घर में क्या जा रहा है, पावर सप्लाई जा रहा है, तो मेरा घर भी क्या है, एक लोड ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, तो C पॉइंट पे क्या हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो उस वो जो लोड है C पॉइंट पे जो लगा हुआ है लोड, वो कितना करंट ले रहा है, वो करंट कितना ले रहा है, I1, और I1 कितना होगा, वो देखिए ये है I1 cos phi 1, ठीक है, ये पावर फैक्टर है cos phi 1, तो I1, और ये क्या है, लैगिंग है, कितना, phi 1 से, तो करंट क्या होगा, मान लीजिए, ठीक है, ये I है, I1 एंगल phi 1, ऐसे जब दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लैगिंग लिख देते हैं, क्योंकि लैगिंग है, सॉरी, देखिए क्या है, लैगिंग, ठीक है। तो ये करंट I1 phi लैगिंग, phi 1 लैगिंग, ठीक है, इसे ऐसे हम लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जब एंगल दिया रहता है ना, और बोले कि लैगिंग है, तो उसको सिंपल I1, ठीक है, और phi 1 क्या है, लैगिंग, तो इसको मतलब पूरा क्लियर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, cos phi 1, ठीक है, माइनस J sin phi 1, इसको ऐसे लिखते हैं। और यहीं पर लीडिंग रहता तो, मान लीजिए लीडिंग रहता तो I1 phi 1, ठीक है, और लीडिंग रहता कि क्या कर रहा है, ये जो करंट है वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है, कितना एंगल से,
φ1 एंगल से, तब क्या लिखते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, I1 cos क्या लिखते, cos φ1 प्लस j sin फाइव, यहाँ पे ये लिखते, समझ रहे हैं ना। तो लैगिंग रहता है तो माइनस होता है, यहाँ पे लीडिंग रहता है तो प्लस होता है। तो वहीं पे देखिए लोड करंट एट पॉइंट सी, करंट I1 पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिखाया है ना, ऊपर एरो का चीज, इसको वेक्टर फॉर्म में शो करते हैं, फेजर फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हुआ I1, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, ये फेजर एंगल बता रहा है, कितना लैग कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि φ1 लैग कर रहा है तो क्या लिखेंगे, cos φ1 माइनस j sin φ1, ठीक है। उसी तरह लोड करंट एट पॉइंट बी, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, देखिए ऊपर लिखे हुए हैं कि लेट लैगिंग पावर फैक्टर एट सी एंड बी cos φ1 एंड cos φ2, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है, सॉरी हम लीडिंग बोल दिए, दोनों पावर फैक्टर क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है। तो लैगिंग कर रहा है तो हम लैगिंग का ही लगाएंगे, I2, तो क्या होगा I2 cos φ2 माइनस j sin φ2, क्योंकि लैगिंग कर रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। तो दोनों जगह करंट मेरा क्या हो गया, निकल गया, दोनों पॉइंट पे मेरा करंट क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। यहां पर भी करंट है, निकल गया, और ठीक है। तो I1 करंट भी I2 करंट भी निकल गया। तो अब एक बात बताइए, जो I2 करंट है वो तो इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो जो करंट इधर से आ रहा होगा वही ना करंट इधर जा रहा होगा इस लोड में। तो ये जो I2 करंट है वो करंट क्या है, पीछे से आ रहा है, मतलब यही ना हुआ कि ये यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो तो इधर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, इधर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, वो कैसे जा रहा है, लोड में ही जा रहा है, ठीक है। तो जो बी पॉइंट के पास जो लोड लगा हुआ है वो करंट जो आ रहा है वो करंट कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा होगा। तो एक बात बताइए, जो सीबी में जो करंट है इस सेक्शन में सी और बी के बीच में जो करंट है वही करंट क्या होगा, I2 के बराबर ही होगा, क्योंकि जो पीछे से आ रहा है वही लोड में जा रहा है, ठीक है। तो ICBB करंट क्या होगा, I2 के बराबर होगा, I2 cos φ2 माइनस j sin φ2, ठीक है। अब देखिए IAC करंट इन सेक्शन AC, ठीक है, एक मिनट देख लीजिए, IAC फिगर दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस सेक्शन में AC में करंट IAC, A से C के बीच में करंट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा, यहाँ से एक करंट इधर डिवाइड हो गया, एक करंट इधर चला गया, ठीक है। तो इस दोनों करंट को यदि हम जोड़ दें तो इस सेक्शन में A और C के बीच का जो सेक्शन है उसमें करंट हमको मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, उस सेक्शन में हमको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। इस यदि दोनों करंट को ऐड कर दें तो अब आप बताइए कि इस करंट को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फेजर सम लेना पड़ेगा, फेजर सम लेना पड़ेगा। सी और बी के बीच में जो सेक्शन में करंट है वो करंट, और जो सी के पास लोड लगा हुआ है उसमें जो करंट जा रहा है वो दोनों करंट का फेजर सम लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एसी डिस्ट्रीब्यूटर है, और एसी डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, मतलब एंगल होता है, और उसको सम करने के लिए हमको फेजर सम लेना पड़ता है। डीसी में रहता है तो सिंपल मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, फेजर सम लेंगे, ठीक है। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम क्या करेंगे, यदि इस सेक्शन में करंट निकालना है तो सी और बी के बीच में जो करंट है और जो सी से इस साइड में करंट आ रहा है उस दोनों करंट के फेजर सम लेंगे, फेजर सम लेंगे, ठीक है।
तो ये क्या है, ये I2 करंट है जो इधर जा रहा है, और एक I1 करंट है जो C के पास लोड लगा हुआ है उसमें जा रहा है। तो जब दोनों करंट को ऐड कर देंगे, दोनों करंट का फेजर सम लेंगे, तो वो करंट कौन सा होगा, IAC में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट होगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे IAC बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। क्या होगा, I1 प्लस I2। तो I1 क्या करंट है, I1 cos ∅1 माइनस j sin ∅1, और I2 क्या है, I2 cos ∅2 माइनस j sin ∅2। दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, दोनों को क्या किए, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो हमको IAC में करंट निकल गया। ठीक है, अब बताइए कि वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB। अब ये बताइए कि इस सेक्शन C और B के बीच में हमको करंट पता है, तो कहिएगा कि हाँ पता है। इंपीडेंस पता है, तो हाँ पता है। तो वोल्टेज ड्रॉप बता दीजिए, सेक्शन C और B के बीच का वोल्टेज ड्रॉप। तो उसके लिए क्या करेंगे, करेंट इनटू इंपीडेंस, वही ना वोल्टेज ड्रॉप होता है, करेंट इनटू इंपीडेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो इस सेक्शन में C और B के बीच में करंट क्या है, I2, और इंपीडेंस क्या है, R2 प्लस jX2। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। तो उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, VCB वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB, तो ICB इंटू ZCB। तो I2 cos ∅2 माइनस j sin ∅2, ये क्या है, I2 करंट है जो ICB में फ्लो हो रहा है। मतलब सेक्शन C और B के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या है, I2 है, और उसके बीच का इंपीडेंस क्या है, R2 प्लस jX2 है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VCB निकल जाएगा। तो ये VCB निकल गया। उसी तरह वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन AC क्या हो जाएगा, VAC। तो क्या करेंगे, जो सेक्शन AC में है, जो मेरा सेक्शन AC है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इनटू उसमें जो उसके बीच में जो इंपीडेंस है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा मेरा वोल्टेज ड्रॉप। देखिए A और C के बीच में करंट इनटू क्या करेंगे, इंपीडेंस। तो A और C के बीच में हमको क्या पता चल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा। तो IAC पता है आपको, तो कहिएगा कि हाँ सर इससे पहले ही तो निकाले हैं IAC। IAC क्या था, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 से क्या निकाले थे, IAC। तो IAC हमको पता है। ठीक है, और इंपीडेंस पता है आपको, तो हाँ पता है, क्या है, R1 प्लस jX1। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, VAC निकल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V सेक्शन A और C। ठीक है, तो VAC IAC इंटू ZAC। ठीक है, IAC क्या है, I1 प्लस I2 इंटू ZAC। IAC हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं, उसी को क्या किए, ऐड कर दिए इंटू R1 इंटू jX1। ठीक है, इसको ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, VAC निकल गया मेरा। क्या निकल गया, VAC। अब ये बताइए कि सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या है, VA। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VA। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VB वोल्टेज पता है, तो हाँ पता है। इसके बीच का ड्रॉप पता है, तो हाँ पता है। तो VB प्लस इसके बीच का ड्रॉप जोड़ेंगे तो VC निकल जाएगा, और VC प्लस इसके बीच का ड्रॉप निकालेंगे तो VA निकल जाएगा। सिंपल है। तो क्या किए हमने, क्या किया, VA बराबर क्या निकाला, VB प्लस VCB प्लस VAC। जो रिफरेंस वोल्टेज माने हैं VB प्लस ड्रॉप अक्रॉस सेक्शन CB प्लस ड्रॉप अक्रॉस सेक्शन AC। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिए तो क्या निकल गया मेरा, VA निकल गया।
उसी तरह आईए करंट क्या है, आईए करंट क्या होगा, जो सेक्शन एसी में करंट होगा वही ना आईए करंट होगा, क्योंकि ये करंट यहां से निकला, ठीक है, ये करंट इधर से निकला, कहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो करंट यहाँ पे निकला वही आईएसी में जाएगा, यहाँ पे आके ना करंट डिवाइड हो रहा है, तो आईएसी में जो करंट होगा वही क्या होगा, सेंडिंग एंड करंट होगा। तो आईएसी करंट कितना है, आईएसी करंट है I1 प्लस I2, तो सेंडिंग एंड करंट क्या होगा, आईए I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक सॉल्व करवाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, पावर फैक्टर रेफर टू द रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज। ठीक है, उस समय क्या किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिसीविंग एंड वोल्टेज या सेंडिंग एंड वोल्टेज को एज ए रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेकंड मेथड है, कोई भी क्वेश्चन है इसको दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने का बस मेथड है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें क्या करते हैं, सपोज द पावर फैक्टर ऑफ लोड इन द प्रीवियस फिगर आर रेफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोड वोल्टेज। ठीक है, देन phi1 is phase angle between VC and I1, ठीक है, and phi2 is phase angle between VB and I2. The vector diagram under this condition is shown in the figure। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लोड वोल्टेज का जो पावर फैक्टर है उसी को रिफरेंस एज ए रेफरेंस लेकर चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें क्या है, लोड वोल्टेज के पावर फैक्टर को ही एज ए रेफरेंस लेकर चलते हैं, तो क्या होगा, phi1 इज फेज एंगल बिटवीन VC एंड I1। ठीक है, VC एंड I1 के बीच में पावर फैक्टर क्या होगा, phi1, और phi2 क्या होगा, फेज एंगल बिटवीन VB एंड I2। ठीक है, VB एंड I2 के बीच में फेज एंगल, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, हम फिर से फिगर उसी प्रीवियस फिगर को बनाते हैं। लाइन पे नहीं जाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही ना है, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये मेरा C पॉइंट था, ये क्या था, I1 cos phi1। ठीक है, ये क्या था, I2 cos phi2 है। ठीक है, ये क्या है, I2 cos phi2, समझ जाइए, ये क्या है, I1 cos phi1, ये क्या है, VA। ठीक है, यहाँ पे इम्पीडेंस कितना था, R1 प्लस JX, R1 मान लीजिए, R1 और X1, ये क्या था, R2 JX2। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे प्रीवियस में क्या माने थे कि ये VB को रिफरेंस मान लिए थे। ठीक है, VB को एज ए रिफरेंस मान लिए थे, या यहाँ पर वोल्टेज मान लिए थे VB। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लोड के एंगल को ही एज ए रेफरेंस मान के चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये जो VB है और I2 है उसके बीच का, VB एंड I2 का बीच का जो एंगल है वो कितना है, phi2, और यहाँ पर VC होगा, VC और I1 का बीच का एंगल कितना है, phi1। ये आप मानकर चलिए कि VB और I2 का बीच का एंगल phi2 है, और VC और I1 के बीच का एंगल phi1 है। मतलब जो I2 है वो VB से phi2 से लैग कर रहा है, और I1 है वो VC से phi1 से लैग कर रहा है। समझ रहे हैं मेरे बात को, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो VB है वो क्या है, जो I2 है
वो यहाँ पे मान लीजिए VB वोल्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा VC वोल्टेज होगा। तो जो I2 है VB से क्या phi2 लैग कर रहा है, और I1 क्या है VC से phi1 लैग कर रहा है, ठीक है, समझ गए। ड्रॉप पता है आपको, पहले भी बता चुके हैं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये क्या है सेंडिंग एंड पॉइंट, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप इन एक सेक्शन CB, सेक्शन CB में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, करंट इन सेक्शन CB में निकालना पड़ेगा, और जो ये इम्पीडेंस है उसको निकालना पड़ेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन CB निकल जाएगा। तो I2 करंट तो आपको पहले से ही पता है, I2 करंट जो है वो तो आपको पहले से ही पता है। जो लोड में करंट जा रहा है वो कहाँ से, पीछे से ही आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कोई सर्किट मतलब करंट जो पीछे से आ रहा है वो दूसरी जगह नहीं जा रहा है, डायरेक्ट लोड में जा रहा है। तो जितना करंट लोड में जा रहा है वही पीछे से आ रहा होगा, ठीक है। और आपको इम्पीडेंस पता ही है, ठीक है। तो I2 इंटू ZCB कर देंगे तो वोल्टेज अक्रॉस CB निकल जाएगा। I2 क्या है, I2 cos phi2 माइनस J sin phi2 इंटू R2 J X2, ठीक है। तो ये ड्रॉप किसके बीच निकल गया, C और B के बीच में ड्रॉप निकल गया। अब ये बताइए आप कि वोल्टेज एट पॉइंट C, इस पॉइंट C पे वोल्टेज कितना होगा। तो जो वोल्टेज VB होगा, यहाँ का वोल्टेज जो होगा आपको VB, ये आपको क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये जो वोल्टेज VB होगा अब प्लस ड्रॉप इन सेक्शन CB, इस C और B के बीच का ड्रॉप, ये वाला यही ना है C और B के बीच का ड्रॉप, उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा VC का, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज निकल गया VC, उसको क्या मान लिए हम लोग VC एंगल अल्फा। ये आप निकालेंगे तो खुद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये खुद पर खुद पाएगा। VC अल्फा उस इसको बोल दिए, ठीक है। जो यहाँ पर आया मेरा वोल्टेज C पॉइंट पे, उसको क्या बोल दिए VC, कुछ फेजर भी आएगा मतलब एंगल भी आएगा, तो उस एंगल को क्या बोल दिया अल्फा। अब देखिए ये बताइए कि इसमें करंट कितना जा रहा है, जो C के पास लोड लगा हुआ है उसमें जा रहा है I1 करंट, और वो लैग कर रहा है माइनस phi1 से, ठीक है, ठीक है। I1 करंट एंगल माइनस phi1, ठीक है। ये करंट इसमें जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज VC, विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज VC के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है माइनस phi1 से लैग कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि वो VB के रिस्पेक्ट में कितना लैग करेगा। यदि VC के रिस्पेक्ट में माइनस phi1 लैग कर रहा है तो VB के रिस्पेक्ट में कितना लैग करेगा। तो जो VC के रिस्पेक्ट, ये VB के रिस्पेक्ट में जो VC है वो कितना है, VC माइनस VC एंगल अल्फा है ना जी, VC एंगल अल्फा है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ का एंगल VC एंगल अल्फा है और ये I1 माइनस फाई है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको बताइए क्या कीजिएगा। यहाँ देखिए ये माइनस phi1 है, ठीक है, और ये अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों एंगल को जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा, ठीक है। या ये कहें कि ये phi1 से इस अल्फा को घटा देंगे, ठीक है, तो भी आपको ये निकल जाएगा। ये आएगा कितना I1 एंगल माइनस phi1 माइनस अल्फा, ठीक है। क्या आएगा I1 माइनस phi1 माइनस अल्फा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और ये अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये I1 क्या हो गया, I1
इसको I1 है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि I1 जो है लैग कर रहा है, ठीक है, तो लैग कर रहा है, तो कॉस फाई 1 माइनस अल्फा माइनस जे साइन फाई 1 माइनस अल्फा। बताए थे ना कि इसको जब एज ए लिखना है किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये एंगल दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते हैं। लैगिंग कर रहा है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। जो एंगल है कॉस का एंगल लिखते हैं माइनस, साइन के साथ जे लगाते हैं, जे साइन, वो एंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो आईएसी करंट क्या होगा, ये जो लोड में करंट जा रहा है और पीछे से करंट आ रहा है, नोडल लगा देंगे, दोनों करंट को ऐड कर देंगे तो ये करंट निकल जाएगा I1 प्लस I2, तो दोनों करंट को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये पीछे से जो करंट आ रहा है वो निकल गया मेरा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन AC, यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, तो IAC में जो करंट है और ZAC जो इम्पीडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ड्रॉप निकल गया। और उसके बाद क्या है, वोल्टेज एट पॉइंट A, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ का वोल्टेज है प्लस ये ड्रॉप ऐड कर दिए तो यहाँ का निकल जाएगा वोल्टेज, समझ गए, यहाँ का आपका वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा फेजर भी इसका देख लीजिए, देखिए वही बताए कि देखिए यहाँ पे आप देखिए ये VB है, ठीक है, VB, और उससे देखिए करंट I2 जो लोड में जा रहा है वो कितना लैग कर रहा है, फाई 2 लैग कर रहा है, ठीक है, फाई 2 लैग कर रहा है ना जी, फाई 2 लैग कर रहा है। अब देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा VC है, ये क्या है मेरा VC, जो लोड फर्स्ट वाला लोड लगा हुआ है VC पॉइंट पे, उसका वोल्टेज VC है। उससे देखिए I1 कितना लैग कर रहा है, फाई 1 लैग कर रहा है, फाई 1 लैग कर रहा है ना, ठीक है, फाई 1 लैग कर रहा है, ठीक है। जो हम लोग लैगिंग का एंगल जो होता है क्लॉकवाइज लेते हैं, आप लोग कहिए सर इधर क्यों नहीं एंगल लिए, तो जो क्या कहते हैं लैगिंग का जो एंगल लेते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं और लीडिंग का एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये है कि जो मेरा यहाँ देखिए VC निकाले थे वो क्या निकला था, VC एंगल अल्फा, ठीक है, VC एंगल अल्फा, इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इस VB जो वोल्टेज है, जो ये क्या कहते हैं रिसीविंग एंड का वोल्टेज VB था, उससे VC क्या कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इधर देखिए, या ये कहें कि जो VC से VB क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, अपोजिट बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखिए कि जो I1 और VB के बीच में एंगल क्या लिए थे हम, I1 और VB के बीच में एंगल हम लोग क्या लिए थे, बताइए आप लोग, फाई 1 माइनस अल्फा, और उसको क्या बोल दिए थे, ये लैग कर रहा है, यही ना बोले थे कि फाई 1 माइनस अल्फा। ये देखिए VC से पूरा एंगल कितना है, I1 का फाई 1, ठीक है, और ये जो VB है वो VC से कितने एंगल पे है, अल्फा, ठीक है, ये कितने एंगल पे है, अल्फा। तो अब बताइए कि VB से I1 का एंगल कितना होगा, तो ये टोटल एंगल फाई 1 माइनस अल्फा घटा देंगे तो फाई 1 माइनस अल्फा क्या निकल जाएगा, VB से I1 का एंगल आपका निकल जाएगा। और चूंकि ये लैग कर रहा है तो लैग ही करेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये VB है, तो VB से ये I2 करंट है, देखिए ये I2 करंट, तो इसी के एंगल में ये भी होगा I2, ठीक है। और रेजिस्टेंस के साथ कोई एंगल नहीं होता है तो I2 इंटू R2 ड्रॉप, ठीक है। और X2 क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि JX2 होता है, J का एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये क्या होगा I2 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए ये IAC-R1, ये I1 और I2 के बीच का फेजर सम निकाले हैं तो क्या आया है IAC। ठीक है, आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे कि I1 और I2 का जब फेजर सम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा IAC। तो इसी एंगल में क्या बनाया है IAC, ठीक है, विथ R1 के साथ। और IAC JX1 क्या है परपेंडिकुलर है, इसको क्या ले लिए परपेंडिकुलर। और टोटल का सम क्या है VA सेंडिंग एंड वोल्टेज आएगा। समझ गए? तो यहीं तक क्लास को रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, तो और बेहतर तरीके से आप लोग को क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।